हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग एक टॉपिक आज देखेंगे स्टूडेंट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, क्योंकि इसके बिना न्यूक्लियर एनर्जी को समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब हमारा जो एटम होते हैं, ठीक है, कौन होता है, एटम, ठीक, या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, या न्यूक्लियस होता है। अब इनके जो मास है स्टूडेंट, वो बहुत कम होते हैं। इनके मास क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इनके मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो स्टूडेंट, इसके लिए जो बेसिक हमारा होता है वो C612 होता है। ठीक है, कार्बन 12, इसको बेस करके इसको डिफाइन करते हैं। और कार्बन 12 का जो मास लेते हैं स्टूडेंट, 12.0000 एएमयू लेते हैं। ठीक है, एएमयू, या एएमयू की जगह आप केवल यू भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मास ऑफ 1/12 टाइम, मास ऑफ 1/12 टाइम ऑफ ए कार्बन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देखो स्टूडेंट, 1/12 टाइम्स 12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ C612। ठीक है, 1/12 टाइम मास ऑफ वन एटम ऑफ C612, ठीक है, इज नोन एज वन एटॉमिक मास यूनिट, is known as one atomic mass unit। ठीक है, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का, कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग द्रव्यमान एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ठीक है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू और एएमयू कहीं कहीं लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, दोनों यूज करते हैं इसका। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा 1 एएमयू है, हम लोग देखें कितने केजी का होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 1 यू, अब इसे हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ C612। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/12। यहां से ये डिफाइन है, डेफिनीशन है इसको। ठीक है, इसको डेफिनीशन यहां से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का मास तो
यहाँ हमने आपको बताया कितना एमयू होता है, पर हम लोग जो जानते हैं कि 1 मोल कार्बन का जो है, ठीक है, वो 12 ग्राम का होता है। तो इसका 1 मोल अगर 12 ग्राम है तो 12 ग्राम हुआ, ठीक। और जी लिखेंगे ग्राम को, एम नहीं लिखेंगे, जी 12 ग्राम हुआ। और इसमें नंबर कितने होते हैं 1 मोल में, एवोगेड्रो नंबर होता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 एटम का जो है मास निकल आएगा, ठीक है। 1/12 ये हुआ। और देखिए जो कार्बन हमारा होता है इसका 1 मोल जो होता है 12 ग्राम का होता है, तो ये 1 मोल हो गया। तो 1 मोल में कितने एन होते हैं ना, एवोगेड्रो नंबर 6.02 10⁻23 एटम इसमें है। तो हमें एक एटम का लेना है, तो एक एटम का लेना है तो मास इसका मतलब हमें एन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग वैल्यू यहाँ से रखें, देखो स्टूडेंट 12 से 12 कट गया तो 1/n ग्राम आ गया है, ठीक। 1 यानी 1 U की वैल्यू कितनी आई, देखिए 1 U मीन्स हुआ 1/n ग्राम। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1U इज इक्वल टू 1/6.023 10⁻23, ठीक है। यानी इससे 1U की वैल्यू आ जाएगी 1.6605, डिवाइड करेंगे इसको निकलेगा 10⁻24, इतना आ जाएगा केजी ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1U हमारा हो जाएगा 3 पावर इसमें और माइनस का इंक्रीज हो जाएगी, ये आ गया 1.6605 इंटू 10⁻27 kg आ गया। 1U की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट कार्बन को ही बेस माना गया है, तो इसमें जो है 12 ग्राम है, तो इसके 1 ग्राम का 1 mu हो गया, एक तरह समझिए, तो इसका 12 mu हो गया मास। अब यहाँ देखो स्टूडेंट U की जो वैल्यू आई 1.6605 10⁻27 kg आई, एक स्मॉल यूनिट है, यह है बहुत छोटा यूनिट है, तो ये मास का ही यूनिट, लेकिन ये बहुत छोटा यूनिट है। तो जो एटम हमारा है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इन सब को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.6605 10⁻12 kg होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, यानी MP ME, इलेक्ट्रॉन के मास को ME लिखते हैं, वो हमारा होता है 0.005486 एटॉमिक मास यूनिट, ये U लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन का मास होता है MP में, वो होता है 1.007276 U, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रॉन का मास होता है, स्मॉल n लिखेंगे, ये होता है 1.008665 U। और अल्फा पार्टिकल का मास होता है M अल्फा, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4.001506 U। देखो स्टूडेंट ये मास तो आपको जनरली दिए रहते हैं, जब भी न्यूमेरिकल बोर्ड के आते हैं तो उनमें ये मास दिए रहते हैं, पर अगर आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U, 1U के तुल्य ऊर्जा, यानी U मीन्स हुआ एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी हमने स्टूडेंट आपको बताया कि 1U इज इक्वल टू कितना होता है, 1U इज इक्वल टू 1.6605 10⁻27 kg होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम लोग इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें स्टूडेंट, तो एनर्जी में कन्वर्ट करने का हमारा क्या फार्मूला है, डेल्टा E
इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखते हैं इसको कन्वर्ट करके देखिए कितना होगा स्टूडेंट। 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, अब देखो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो स्पीड ऑफ लाइट उसमें दिया हुआ है 2.9979 इंटू 10⁸ ठीक है, और इसका स्क्वायर, और ये एनर्जी जूल में आ जाती है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करिए स्टूडेंट तो आ जाएगा 1.6605 इंटू 2.9979 इंटू 2.9979 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -27, और ये हो जाएगा 8 2 जा प्लस का 16 इज इक्वल टू इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर एमयू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे 14.924 10⁻⁻11, और इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिएगा स्टूडेंट ये वैल्यू हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिया हुआ है, आप यहाँ 3 रख के कैलकुलेट करेंगे तब भी वैल्यू जो आएगी नियर अबाउट सही मानी जाती है। ठीक है, 61.602, इसके आगे भी डिजिट है, इंटू 10⁻⁻13। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसको डिवाइड करने पर नियर अबाउट लेते हैं स्टूडेंट डेल्टा ई नियर अबाउट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट ये फिक्स वैल्यू है, ये पावर ऊपर करेंगे तो 200 आएगा, 100 से यहाँ पॉइंट कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट वैल्यू इतनी आएगी। 931.5 के बाद भी कुछ डिजिट आएगी वो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हम लोग एनर्जी लिखेंगे अगर 1 U की इक्विवेलेंट एनर्जी, तो इक्विवेलेंट एनर्जी एनर्जी 1 U इज इक्वल टू इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अदर बुक में 931 ही लिख के आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति। देखो स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है स्टूडेंट वो इनके न्यूक्लियन के टोटल मास से कम होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों का जो मास डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, द मास डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन फाउंड इन ए न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, यानी इसका अगर हम लोग फार्मूला बनाएं स्टूडेंट तो हम लोग इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम मास डिफेक्ट का इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियंस में क्या होगा स्टूडेंट, तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का नंबर क्या होता है Z और प्रोटॉन का मास होता है mp। तो ये हो गया टोटल प्रोटॉनों का मास, और न्यूट्रॉन
को हम लोग लिखते हैं ए माइनस जेड लिखते हैं ना, इतना नंबर न्यूट्रॉनों का होता है। जेड हमारा क्या मास नंबर है, तो मास नंबर ए माइनस जेड होता है, ये होता है न्यूट्रॉनों का नंबर, तो इसको mn लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं। और ये टोटल न्यूक्लियन का मास हुआ। इस न्यूक्लियन में से हमारा जो न्यूक्लियस है उसका मास हम अगर लिख दें तो इसको हम लोग कैपिटल N लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट मास डिफेक्ट का। डेल्टा M इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन। इसमें कौन क्या है ये हम पीछे बता चुके हैं, फिर दे रहे हैं। जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, ए होता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, और एमपी है हमारा, पीछे अभी हमने बताया था मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एमएन है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये 1 प्रोटॉन है, ये 1 न्यूट्रॉन है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो एम कैपिटल एन हमने लिखा है ये मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इस फार्मूले से हम लोग द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो हमारा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस है वो जो होता है न्यूक्लियस के मास से कुछ अधिक होता है। इसका मतलब जब न्यूक्लियनों से न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है तो उसमें कुछ मास लॉस हो जाता है, वही मास लॉस यहाँ मास डिफेक्ट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन ये हमारा न्यूक्लियंस का द्रव्यमान है, ठीक है। और ये हमने एम एन लिया हुआ है, ये न्यूक्लियस का द्रव्यमान है, और इसमें से इसको हमने माइनस किया है। इसका मतलब जो न्यूक्लियंस का मास है वो न्यूक्लियस के मास से कुछ अधिक होता है। इसका मतलब कि जब हमारा न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियस से तो उसके मास में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कमी आ जाती, क्षति आ जाती है, उसी को हम लोग मास डिफेक्ट यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बुकों में ये कैपिटल एन लिखा हुआ है, कैपिटल एम लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस का मास है वो कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों बातें सेम है। यानी ये हमारा कैपिटल एम भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे स्टूडेंट कि जो हमारे न्यूक्लियस है नाभिक में, इनको नाभिक से सेपरेट करना है और इन्फिनिटी पर रेस्ट में पहुंचाना है। इन्फिनिटी पर पहुंचे लेकिन रेस्ट में आ जाए, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, ठीक है। द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम ए न्यूक्लियस बाय विच न्यूक्लियस रीच एट इन्फिनिटी, न्यूक्लियस रीच एट इन्फिनिटी एट रेस्ट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। किसी नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे उसके न्यूक्लियन उससे अलग होकर अनंत पर विरामावस्था में पहुंचते हैं, उससे अलग होकर अनंत पर विरामावस्था में पहुंचते हैं, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। किसी नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे उसके न्यूक्लियन अलग होकर अनंत पर विरामावस्था में पहुंचते हैं,
नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और बंधन ऊर्जा का दो हम लोग फार्मूला इसका पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और पहला फार्मूला देखिए, इफ मास डिफेक्ट कौन है, डेल्टा एम है, ये मास डिफेक्ट है। ठीक है, इफ मास डिफेक्ट इन केजी, अगर हमारा मास डिफेक्ट केजी में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, देन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू तो हमने आपको बताई है स्टूडेंट, अभी आपने पढ़ा था, ये होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर होगा। ये तब होगा स्टूडेंट जब हमारा डेल्टा एम केजी में निकला होगा, ये सभी केजी में यूनिट में दिए होंगे, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तब इसका यूनिट होगा जूल। ठीक है, दूसरा देखो स्टूडेंट, सेकेंड इसका होगा इफ, ठीक है, डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट मतलब द्रव्यमान क्षति, हिंदी वाले भी आराम से कर लेंगे, कोई इसमें बहुत हिंदी इंग्लिश का डिफरेंट नहीं है। मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, अगर यू में दिया हुआ है, स्मॉल यू में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, या इसको एएमयू कहते हैं, एएमयू में दिया हुआ है। ठीक है, तब हमारा जो फार्मूला होगा स्टूडेंट, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV में लिखा जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन मास नंबर लिखते हैं, ए जो मास नंबर होता है, जितने उसमें टोटल न्यूक्लियंस है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है, उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये डेल्टा ई आई चाहे ये आई, दोनों को इससे डिवाइड कर देंगे। इसमें अगर निकालेंगे तब भी इसको डिवाइड करेंगे, इसमें अगर जूल में निकालेंगे तब भी इसको डिवाइड करेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने का ये फार्मूला होगा कि जितना इसमें न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियन होते हैं मास नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, एक बात इसमें समझने वाली है स्टूडेंट, कि जो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें जो बाइंडिंग एनर्जी बनती है, या जब इनको सेपरेट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें जो कोलिजन बनता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, यानी प्रत्यास्थ संघट्य होता है, प्रत्यास्थ संघट्य होता है। ठीक है, इसमें प्रत्यास्थ संघट्य होता है। और इस प्रत्यास्थ संघट्य में क्या होता है स्टूडेंट, कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। कौन कौन कंजर्व होता है, मोमेंटम
एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व